हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी। यदि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए ये रिवीजन वीडियो होने वाला है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप इस एक वीडियो को देखकर कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस देखकर आप स्टडीज कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मुझे मोटिवेट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस चीज से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। देखिए, इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स है उन सभी के वीडियोस में बना चुकी हूं। आज इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, चैप्टर को समझिए बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमने क्या सब पढ़े हैं, मैनेजेरियल फंक्शन पढ़े हैं। मैनेजेरियल फंक्शन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, प्लानिंग पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी थी, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, मैनेजेरियल फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर हमें जो फाइनेंस है, हमारे बिजनेस में फाइनेंस की बहुत जरूरी नीड होती है। बिना फाइनेंस के हम कैसे बिजनेस को रन करेंगे। तो इन फाइनेंस को हम, मतलब फाइनेंस मतलब पैसा, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती ना। पैसा तो चाहिएगा उसको डे टू डे खर्चे करने के लिए, शॉर्ट टर्म खर्चे करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसे फाइनेंस की तो, पैसों की तो नीड होगी ना। तो अब उन पैसों का मैनेजमेंट करना किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू एंड कंट्रोलिंग के थ्रू। जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, मतलब हम कैसे पैसा खर्च करेंगे, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डायरेक्ट करेंगे, फिर उनके पैसों के खर्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सभी चीजें इंक्लूड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इट इन्वॉल्व मैनेजिंग टू द कंपनी फाइनेंस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन टू अचीव द बिजनेस गोल एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, जो बिजनेस का जो मेन फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो होता है कि आपको कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, या कितना डिविडेंड अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना है। तो ये सारा काम कहाँ किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंश्योर दैट द बिजनेस हैज द राइट अमाउंट ऑफ फंड एंड एट द राइट टाइम एंड दैट दीज फंड आर यूज इफेक्टिवली टू सपोर्ट ऑपरेशन एंड ग्रोथ। देखो, आपके पास जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप एज अ ओनर उसमें कैपिटल लगाते हो, या थोड़ा बहुत बाहर से पैसा आप उधार लेते हो और बिजनेस में लगाते हो। तो अब आप जब पैसा बिजनेस में लगाते हो तो आपके मन में ये रहता है, यार कि ये पैसा जो है इसे मुझे सही जगह खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा गलत जगह खर्च हो रहा हो और मुझे उतना रिजल्ट या उतना प्रॉफिट ना मिले। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन जो एम होता है, ये सारे डिसीजन लेना कि किस तरह से जो पैसा है उसका यूज किया जाएगा। क्लियर? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता ही दिया कि इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का या डिविडेंड का डिसीजन लेना, लेकिन उसके अदर भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, यदि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। सेकंड होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो, सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ना जरूरी नहीं है, जो फर्म है फर्म की वेल्थ भी तो बढ़ना जरूरी है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, मार्केट में उसकी वैल्यू भी तो बढ़ना जरूरी है ना, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और तभी तो फाइनेंस का सही यूज हो पाएगा। मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास पैसा आएगा और आप प्रॉपर तरीके से उसे यूज कर पाओगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा सेल होगा। नेक्स्ट है एंश्योरिंग लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी क्या होता है, हमारे पास कितना कैश आ रहा है, हमारे पास हाथ में डे टू डे खर्चे करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है। मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोवाइड करना है, हम जहाँ पर ऑफिस चला रहे हैं वहाँ का रेंट प्रोवाइड करना है। ये सब चीज़ों के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि बस आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका पैसा खत्म हो गया। हमें हमारी लिक्विडिटी को भी देखना होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है डे टू डे के लिए जो हमें पैसों की नीड होती है। ठीक है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रॉपर यूज होना चाहिए।
अननेसेसरी के खर्चे उसमें नहीं होना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि कंट्रोल करना हमारे खर्चों को, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब जैसे हम स्कूल भी जाते हैं तो वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करती है हमारी टीचर कि आप लोग डिसिप्लिन में रहें। उसी तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि हमारे जो खर्चे हैं वो ऐसे ना हो कि जो हमने बजट बनाया है स्टार्टिंग में वो गड़बड़ हो जाए। उसके बाद रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि जो हमने कॉस्ट सोची है कि हम इतना खर्चा करेंगे, वो जो कैपिटल हमने लगाई है उसको कम से कम यूज करना। ऐसा नहीं है कि हमने लगाई थी 1 लाख की कैपिटल और हमें और नीड हो गई 1 महीने बाद ही कैपिटल की, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्यों नीडेड है? क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ के बिना कुछ नहीं होता। आपने 1 साल प्रॉफिट अर्न कर लिया तो क्या वो काफी है? नहीं, आपको उसमें एक्सपेंशन की भी नीड होती है। तो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब जब पैसा इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ रिस्क भी इंक्लूड हो जाती है, तो उनका मैनेजमेंट करना भी जरूरी होता है। ये सब चीजें किसमें आती हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। तो अब इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनके केस भी बना के पूछे जा सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है। एक आपको पूरा टॉपिक बना के दे दिया और उसमें बोल दिया कि बताइए इसमें किस चीज की बात की गई है, तो आपको बताना होगा कि इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की गई है। तो आपको टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल डिसीजन। जैसा कि मैंने बताया, जो 3 तरह के डिसीजन होते हैं फाइनेंस में लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इन तीनों को ही अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मतलब जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो लंबे समय के लिए भी हो सकता है और कम समय के लिए भी हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड होता है। इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं कि जो हमने कैपिटल लगाई है उसका हम लॉन्ग टर्म में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे हमें नई मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करेंगे। या हमें नई ब्रांच खोलनी है कहीं पर, तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करेंगे। यदि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में पूरा पूछ लिया कि यदि कोई पर्सन है वो नई ब्रांच खोलना चाहता है तो वो ये करता है, तो ये कौन सा डिसीजन है, तो आपको बताना होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, जिसमें क्या होता है हमें डे टू डे वर्किंग जो खर्चे होते हैं बिजनेस के, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी प्रोवाइड करना है, या आपको किसी अपना रेंट देना है, या आपको अपने एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये हमेशा इफिशिएंट मैनेजमेंट होना जरूरी है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, यदि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गलत हो जाता है, यदि लॉन्ग टर्म वाला गलत हो गया तो आपके पैसों की जो नीड है वो कम हो जाएगी, मतलब जो पैसा रहेगा आपके पास वो कम हो जाएगा। और यदि शॉर्ट टर्म वाला गलत हो गया तो आप डे टू डे खर्चे नहीं कर पाएंगे, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है कि आपके पास जो मनी है, जो फाइनेंस आपने बजट बनाया हुआ है स्टार्टिंग में कि हम अपने बिजनेस में इतना पैसा लगाएंगे, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का सही डिसीजन होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में कहां कहां खर्चा कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में कहां कहां खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, फैक्टर है जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला होता है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। देखो, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट मतलब हमारे पास कितना रिसीप्ट आ रहा है और कितना हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैश फ्लो होता है। तो इसे केयरफुली एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। जब भी हम कोई नया काम चालू करेंगे या हम कोई नया डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट का, जैसे मुझे अपने बिजनेस के लिए एक नई कार खरीदनी है, तो अब कार खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको कितना आपके पास पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है उसको एनालाइज करना जरूरी है, ये कैश फ्लो डिसीजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने किसी प्रोजेक्ट में
इन्वेस्टमेंट करना है हमें, है ना। तो हम ये पहले देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। जैसे दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, ठीक है ना, जिसमें दोनों में सेम रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब जो भी हम डिसीजन लेंगे दोनों में रिस्क सेम ही है, लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किसका है, ए का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है और यहाँ पर 12% जो है वो बी का रेट ऑफ रिटर्न है। तो हम क्या करेंगे, जो बी है, ठीक है, उसको चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, 12% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न की भी बात की गई है। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, देखो, द डिसीजन ऑन इन्वेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। देखो, ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सारी चीजें इंक्लूड हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न करना है। ये सारी बहुत सारी टेक्निक हैं जिनसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सी तरीके को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन भी फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर इंक्लूड होता है। द फाइनेंसिंग डिसीजन रिफर टू द चूजिंग बेस्ट सोर्स ऑफ फंड ऑफ बिजनेस, फोकस द राइट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। अब आप बोलेंगे डेब्ट और इक्विटी क्या होता है, तो डेब्ट और इक्विटी तो आपको पता है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स में आपने पढ़ ही लिया होगा कि डेब्ट और इक्विटी क्या है। डेब्ट में क्या इंक्लूड होता है, जितनी भी बोरोड मनी होती है और जिस पर हमें इंटरेस्ट और रीपेमेंट देना होता है, तो उसे हम कहते हैं डेब्ट। मतलब हमें किसी से उधार लिया है, उसको अपना वो पैसा उसको थोड़े समय बाद लौटाना होगा ना, तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी होगा, तो वो डेब्ट होता है। और इक्विटी मतलब जो हमने पैसा लगाया है, जिसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देखते हैं कि डेब्ट और इक्विटी का प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इनका प्रॉपर मिक्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे फाइनेंसिंग फैक्टर, रिस्क कंट्रोल, कैश फ्लो, मार्केट कंडीशन, टैक्स बेनिफिट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें देखकर ही हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं कि हम कितना इक्विटी लगाएंगे और कितना डेब्ट लेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस पर कंट्रोल करती है। वाइल डेब्ट इज अ चीपर ड्यू टू द टैक्स एडवांटेज, मतलब डेब्ट में लेना आसान है। क्यों? क्योंकि इससे हमें डेब्ट जो टैक्स का है वो एडवांटेज मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है, जो हम जो ऋण लेते हैं या जो डेब्ट लेते हैं, जब हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें किस में मिलता है, टैक्स में मिलता है। इसलिए डेब्ट ज़्यादा सही माना जाता है। लेकिन इक्विटी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें रिस्क कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा खुद का लगा हुआ होता है, यदि पैसा डूब भी जाता है तो हमें किसी को देना नहीं है। लेकिन डेब्ट में ये होता है कि हमें, हमारा यदि बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन हमें सामने वाले का पैसा देना है, उसे इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये डिसीजन लेना है कि आपको डेब्ट के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको इक्विटी के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करना है, यहां पर ये देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन को, उसके बारे में बात करेंगे। पहला होता है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्स आर डिफरेंट। अ स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर वुड ऑप्ट द सोर्स विच इज नॉर्मली ऑप्ट टू द सोर्स विच इज चीपेस्ट। मतलब आपको ये देखना है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इक्विटी लगा दो, यदि आपके पास कम पैसा है और आपको डेब्ट लेना है तो आप वो उसके थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कौन सा सोर्स आपको चीपर नज़र आ रहा है, कौन सा सोर्स ऐसा है जिसमें रिस्क कम है, या कौन सा सोर्स ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हो। रिस्क, द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ सोर्स आर डिफरेंस। दोनों के रिस्क अलग अलग हैं। अपनी जेब से पैसा लगाओगे तो यदि नुकसान भी हो गया तो किसी को आपको देना नहीं है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितना भी आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जितना भी आप पैसा लगा रहे हैं उसमें कितना आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लेस अट्रैक्टिव ऑफ सोर्स है, मतलब आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी, द स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन मेक द डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन द फंडिंग थ्रू द इक्विटी। देखो, जो कंपनीज होती है ना वो डेब्ट लेना ज्यादा पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स में भी प्रॉफिट, उसमें टैक्स में भी छूट मिल जाती है और जेब से भी पैसा नहीं लगता, ठीक है ना। ये सब फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, द बिजनेस हैज हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज, ये तो आपको देना ही देना है,
चाहे आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, आपको वो सैलरी भी प्रोवाइड करना है, आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरना है, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, ठीक है ना, जो इसीलिए बोला गया है कि आप कम लोन लो और अपना पैसा ज़्यादा लगाओ ताकि आपकी ये रिस्क बेटर हो। देखो दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं आपके लिए कौन सी बेस्ट है। क्लियर? स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी डिपेंड करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, हाउएवर द डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट में इशू द इक्विटी शेयर डिफिकल्ट टू एनी कंपनी। देखो क्या होता है, जब मार्केट आपका डाउन था, शेयर मार्केट के बारे में तो पता है ना, तब आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी में। अब जब मार्केट बढ़ गया तो आपने क्या किया, वो शेयर सेल कर दिए। तो आपके कैपिटल मार्केट की कंडीशन भी फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट डालती है। क्लियर? अब है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? ठीक है, अ डिविडेंड डिसीजन रिफर टू द डिसीजन मेड बाय द कंपनी रिगार्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। देखो कोई भी बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है, जो उनके जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, जब वो शेयर इशू करती हैं तो उनके जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अब ये जो डिविडेंड का डिसीजन है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बोनस प्रोवाइड करना चाहती है, डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहती है, या फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास थोड़ा सा पैसा रखना चाहती है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा ना कि हमने कुछ पैसा तो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को दे दिया, लेकिन कुछ पैसा अपने पास रखा ताकि फ्यूचर में यदि हमें पैसों की नीड होगी तो इधर उधर नहीं जाना होगा, हमारे प्रॉफिट में से ही हम वो पैसा यूज कर लेंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, कैश फ्लो पे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे, एंड नीड द रिटेन अर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको पैसा रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए। द कंपनी मस्ट बैलेंस बिटवीन पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड रिटेनिंग सफिशिएंट फंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। मतलब ये कंपनी खुद डिसीजन लेती है कि उसे डिविडेंड पे करना है या फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास थोड़ा पैसा रखना है। तो ये सारे डिसीजन डिविडेंड डिसीजन के अंदर आते हैं। अब इसमें भी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को? अमाउंट ऑफ अर्निंग, आपका जो अमाउंट है अर्निंग का वो कितना है, ये भी इफेक्ट करता है कि आपको कितनी अर्निंग हुई है, उस हिसाब से आप डिविडेंड प्रोवाइड करोगे। स्टेबिलिटी अर्निंग, देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो अर्निंग है ऐसा नहीं हो कि एक ही साल हो, आप ये देख रहे हैं 4-5 सालों से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, तो ये चीज आपके डिविडेंड पर डिपेंड करती है। देखिए मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करती हैं, जो पहली बार उनको अच्छा प्रॉफिट होती है तो वो कम क्वांटिटी में डिविडेंड देती है और ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास पैसा फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख लेती है। लेकिन जब 3-4 साल हो गए अच्छे से अर्निंग हो रही है तो वो डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड कर देती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में स्टेबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है कि आपका डिविडेंड कंटिन्यू होता आपका प्रॉफिट कंटिन्यू होता जा रहा है, तो आपको पता है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट होगा और ये हमारे जो डिविडेंड का अमाउंट है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिससे आप क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपका पैसा मार्केट में लगता है और आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ये डिसीजन भी इफेक्ट करते हैं किसको, डिविडेंड को। कैश फ्लो पोजीशन, आपकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, आपको डे टू डे खर्चे करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो ये चीज भी इफेक्ट करती है। पता चला आपने सारा पैसा बांट दिया और डे टू डे खर्चे करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है ना? अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, डिसीजन खत्म हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन खत्म हो गया। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द इसेंशियल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू एश्योर द फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम। ठीक है, ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जब हमें फाइनेंस की नीड हो उस समय हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, मुझे आज पैसों की नीड है और मेरे पास अगले महीने पैसा आएगा तो वो कुछ भी मेरे लिए काम का नहीं होगा। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि आपके पास ऐसे समय पैसा होना चाहिए जब आप फाइनेंस कर सको। द एडिकेट फंड आर नॉट अवेलेबल टू फर्म विल नॉट एबल टू ऑनर द कमिटमेंट एंड कैरी आउट द प्लान्स। यदि उनके पास पैसा नहीं होता तो हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, कहाँ कैसा खर्चा करना है ये नहीं कर सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एक्सेस फंड है, यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो अननेसेसरी का क्या होता है, कॉस्ट ऐड होती है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। मतलब जो
पैसा है उसको ना ज़्यादा खर्च करना है ना कम खर्च करना है। क्लियर? अब फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस एंड डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब हम किस तरह से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमें फंड कहाँ से मिलेगा, हम इसे किस तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में पूरा करेंगे, सही समय पर फंड की अवेलेबिलिटी, बार बार बता रही हूँ कि फंड की जो नीड है जब है तभी आपके पास पैसा होना चाहिए, पहले पैसा होने से और बाद में पैसा होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह से हमें पैसों को यूज़ करना है। बस इसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है। It help to forecasting what may happen in future under different business situation by doing so। यहाँ पर मतलब आपको फ्यूचर में किस तरह से आप पैसों को खर्चा कर सकते हैं। It help to avoiding business shock and surprise। यदि आपके पास प्रॉपर पैसा है और इन फ्यूचर यदि कुछ ऐसा शॉक लग गया, जैसे कोरोना आ गया था, बहुत सारे बिजनेसेस उस समय बंद हो गए थे क्योंकि उनके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं था, तो आपको फ्यूचर शॉक से बचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। It help to coordinating various business functions, sales, production function। ठीक है ना, यहाँ पर सभी चीज़ों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करे। उसके बाद इट ट्राई टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट प्रोवाइड द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन बाय स्पेलिंग आउट द डिटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस बिजनेस सेगमेंट। इट मेक्स द इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। मतलब आपको ये सारी चीज़ें करने से जो बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी बातें की गई हैं। अब इसमें एक और टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हो गए बताओ? फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, पहला टॉपिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था वो था फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन इंक्लूड था। फिर था फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की हमने डेफिनेशन समझी, उसके इंपॉर्टेंस समझे। अब आ गया यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू वे द कंपनी फाइनेंस इट ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ थ्रू द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जो कंपनी की ग्रोथ में और उसके ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये डेब्ट और इक्विटी का मिक्स होता है। ठीक है, जो एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज होता है। डेब्ट कैन बी इंक्लूड लोन, bonds and other form of borrowed money, while equity is stock, preference stock and the retaining earning। ठीक है ना, डेब्ट और इक्विटी पता है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। द कैपिटल स्ट्रक्चर क्रूशियल बिकॉज इफेक्ट द कंपनीज रिस्क प्रोफाइल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर? क्योंकि ये जो रिस्क है कंपनी की उसको इफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। अ वेल बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर हेल्प टू द बिजनेस ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यदि आपने अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया कि आपको कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरह से आपको पूरा प्लान करना है, तो आपको ये क्या होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसको बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन हो। ठीक है, अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर में है जो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है इसका कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो जो इफेक्ट करते हैं वो है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर आल्सो। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या होता है? कैश फ्लो बार बार यूज हो रहा है। कैश फ्लो मतलब जो हमें डे टू डे के खर्चे हैं, हमारी सैलरी, हमारा रेंट, ये सब चीज़ें जब हमें प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो बिजनेस के ऑपरेशन है उन्हें यूज़ करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, यदि हमने कहीं डेब्ट लिया है तो उसके रीपेमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर कैश फ्लो होना चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है जो हमारी जो कैश फ्लो की पोजीशन है उसको क्लियरली शो करता है। फिर क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेजर द कंपनी एबिलिटी टू पे इज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यूजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, आप जब कहीं से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो आप
ये कंपनी की पोजीशन बताता है कि कंपनी जो है उन्होंने जो डेप्ट लिया है वो प्रॉपर उस पर इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इट कैलकुलेटेड बाय डिविडेंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम जो एक फॉर्मूला लगाते हैं, आपने यदि अभी अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशो पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, मैं आपको बताती हूं क्या है फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो यदि हम ये रेशो जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यदि हमारा ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है, तो ये बताते हैं कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी कंपनी है उसकी ग्रोथ अच्छी है और वो अच्छे से उसकी जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे से इंटरेस्ट पेड कर पाएगी। लेकिन यदि उसकी जो आता है, जो रेशो निकालने पर आता है वो 1 से कम आता है, तो हमें ये पता चलता है कि जो इसकी जो हेल्थ है अच्छी नहीं है कंपनी की, इसे इंटरेस्ट पेड करने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को। इसके बाद डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं द डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो इज द फाइनेंशियल मेट्रिक दैट मेजर द कंपनी एबिलिटी टू कवर द डेप्ट ऑब्लिगेशन यूजिंग द ऑपरेटिंग इनकम। मतलब जो हमारी इनकम है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, उसके थ्रू वो जब पेमेंट करेगी किसको, डेप्ट को रीपेमेंट करेगी, तो वो कर पाएगी या नहीं। इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम बाय द टोटल डेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसको डिवाइड कर देते हैं डेप्ट से। तो यदि जो है हमारा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो यदि ग्रेटर देन 1 है, वो इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर लेगी, मतलब जो उसने डेट लिया है वो दे देगी। लेकिन यदि वो 1 से कम है तो यहां पर ये पता चलता है कि उसे इसमें दिक्कत जाएगी। तो यहां पर इन फॉर्मूलाज को लगाकर कंपनी क्या करती है, देख लेती है अपनी पोजीशन और उससे पता चल जाता है कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। क्लियर हुआ। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, फर्म एबिलिटी टू बोरो द लोअर रेट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, हायर डेप्ट थस द मोर डेप्ट कैन बी यूज टू डेप्ट कैन रेज द लोअर रेट। मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, आपने यदि किसी से पैसा लिया है, उधार पैसा लिया है, अब उस उधार पैसों पर आपको जो रेट ऑफ रिटर्न देना है वो फर्म की एबिलिटी बताती है कि वो उस पर ऋण देने की कैपेबिलिटी उसमें है या नहीं। तो यहाँ पर आपने यदि किसी को से पैसा उधार लिया है तो उस किस कॉस्ट पे लिया है उसके बारे में ये शो करता है। टैक्स रेट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू द परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ कंपनी मस्ट पे द टैक्सेस। देखो हर कंपनी को टैक्स तो पे करना ही है, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो तो आपको टैक्स पे करना होगा। इट इफेक्ट द फर्म कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल। मतलब यहां पर अभी पहले भी मैंने बताया कि जब आप किसी से डेप्ट लेते हैं, उधार लेते हैं, उस पर जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो वो जब आपको टैक्स चुकाना होता है उसमें डिडक्टेबल होता है। मतलब उतना टैक्स आपको नहीं चुकाना पड़ेगा जितना आपने डेप्ट पे इंटरेस्ट दिया है। ठीक है ना, तो यहां पर ये भी देखना होता है। Cost of equity, stock owner expect a rate of return from the equity which is associated with the risk of assuming. When the company increase debt, the financial risk focus the equity holder are increased. जैसे एक कंपनी है, वहाँ से के मैंने शेयर परचेज किए हैं, अब मैं शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी की। अब मुझे पता चलता है कि वो कंपनी ने कहीं से डेप्ट ले लिया है, तो अब मेरे लिए भी रिस्क बढ़ गया क्योंकि उसके शेयर हैं मेरे पास। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी उतना बड़ा उसने पैसा किसी से उधार लिया है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जब पैसा किसी से उधार लेती तो अधिकतर उसके जो शेयर का प्राइस है वो डाउन हो जाता है, डर के मारे कि पता नहीं वो चुका पाएगी या नहीं। लेकिन जब उसकी कंडीशन स्टेबल होती है कि हाँ वो डेप्ट चुका देगी तो शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने यदि जो इक्विटी का जो आपने पैसा लगाया है शेयर में, तो उसको डेप्ट के अकॉर्डिंग भी उसमें प्राइस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर द कॉस्ट दैट चेंज अ फ्लक्चुएटिंग ओवर द टाइम एंड इट्स नॉट फिक्स्ड। देखो जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। देखो हमेशा जो हमने सोचा है वैसा नहीं होता, एनवायरमेंट चेंज होते रहते हैं, मार्केट कंडीशन चेंज होती है, प्रोडक्शन लेवल चेंज होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं जो कभी कभी जो हम प्रेडिक्ट करते हैं और जो सोच के काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अ कंपनी यूज इट्स डेप्ट पोटेंशियल
टू द फुल एंड इट्स कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेप्ट। देखो फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, कोई भी कंपनी होती है फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है, जिसमें उसको यदि कहीं से पैसा और लेना है तो उस पैसे को लेने में वो सोचती नहीं है, उसे नीड है तो वो ले लेगी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी में उसे बात की गई है। कंट्रोल, देखो कंट्रोल जो होता है, जो हमने उधार पैसा लिया है उस पर कंट्रोल बनाने के लिए किया जाता है। अब पब्लिक इशू इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी एंड मेक द वॉल्यूबर ऑफ टेक ओवर। देखो क्या होता है, जब कंपनी अपना डेप्ट नहीं चुका पाती है, ठीक है, तो जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं रखना चाहते, चाहे लो प्राइस में भी शेयर को सेल कर दे। तो अब कंपनी क्या करती है, अपने डेप्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो कोशिश करती है कि कैसे भी उस डेप्ट को चुका दिया जाए। तो बस वही बात इसमें की गई है। अब यहाँ पर फिक्स कैपिटल भी इंक्लूड है, बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसलिए थोड़ा वन शॉट वीडियो भी इसका लेंदी ही बनेगा। फिक्स कैपिटल में क्या पढ़ाया गया है, फिक्स कैपिटल आर लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स दैट अ बिजनेस यूज टू द ऑपरेशन टू जनरेट इनकम। देखो फिक्स कैपिटल जो फिक्स है, जैसे लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, व्हीकल हुई, जो लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो फिक्स कैपिटल है ये क्या हमें जनरेट कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, उसके बारे में बात होती है। फैक्टर इफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आर नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। मतलब फिक्स कैपिटल की नीड बिजनेस में कितनी है, ये चीजें इफेक्ट करती हैं इन सारी चीजों से। तो यहाँ पर वही फिक्स कैपिटल के बारे में बताया गया है, जो फिक्स हैं, लंबे समय तक उनका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। अब ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है, जो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो यदि आपका छोटा बिजनेस है तो वहां पर लोअर इन्वेस्टमेंट की नीड है, जो फिक्स कैपिटल है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है आपके पास एक गाड़ी है, एक घर है, एक ऑफिस है जिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो बिजनेस का नेचर भी फिक्स कैपिटल पर डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यदि आप किस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस में। और लॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हायर स्केल नीड अ बिगर प्लांट, मोर स्पेस एक्सेट्रा। यदि बड़ा प्लांट है तो उन्हें बड़े जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत है, जबकि जो छोटी कंपनी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें ज़्यादा जगह की नीड नहीं होती। चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए। सम ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटल इंटेंसिव, सम ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटल इंटेंसिव वेयर अदर आर द लेबर इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट। मतलब जो लेबर के थ्रू काम कराती है उसे कम इन्वेस्टमेंट में भी काम होता है, क्योंकि उसे मशीनरी की नीड नहीं होती, लोगों से ही काम करा लेती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, देखो टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देयर रिप्लेसमेंट बिकेम ड्यू फास्टर, हायर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में, देयर फॉर द रिक्वायर सच केसेस। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर बिकम ऑब्सोलेट फास्टर आर द रिप्लेस मच सूनर देन द फर्नीचर। देखो हमने टेबल खरीदी, ठीक है, मैंने टेबल खरीदी, टेबल कभी पुरानी नहीं होगी, 5 साल 10 साल तक मैं यूज़ करूंगी। लेकिन आज मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा, कोई मोबाइल खरीदा, तो वो साल भर 2 साल में ही पुराना हो जाएगा और उसकी मुझे दूसरी नीड होने लगेगी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, हायर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट। यदि आपको जल्दी ग्रोथ करनी है तो आप ज़्यादा पैसा लगाओ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। यदि आप आराम से ग्रोथ करना चाहते हैं तो कम पैसा लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन, अ फर्म में चूज डाइवर्सिफाई द ऑपरेशन ऑफ वेरियस रीजन, विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज। जैसे टेक्सटाइल कंपनी है, वो साथ में ही एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्टार्ट करना चाहती है, तो अब उसे इन्वेस्टमेंट की नीड होगी। यदि वो एक पे ही काम करती तो उसे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स मतलब आप किस तरह से जो पैसा है उसको अपने बिजनेस में लगा रहे हो। आप इक्विटी लगा रहे हो, डेप्ट कर रहे हो, इंटरनल सोर्स से पैसा ले रहे हो, वेंचर कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें आप लगाकर बिजनेस कर सकते हो। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एट टाइम, सर्टन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो ये कोलैबोरेशन होता है जिससे क्या होता है ना, जॉइंटली मिलकर 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बैंक है, एक बैंक के एटीएम को दूसरा बैंक के एटीएम से यूज किया जा सकता है, तो ये क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है। क्लियर। अब इसमें जो लास्ट है वो है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, बड़ा चैप्टर है,
पूरा चैप्टर समझा दिया है मैंने वन शॉट में। वर्किंग कैपिटल रिफर द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताती है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशन एंड एंश्योर द बिजनेस कैन मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। वर्किंग कैपिटल का यूज जो डेली के खर्चे हैं उनके लिए किया जाता है, ताकि जो शॉर्ट टर्म नीड है बिजनेस की उसे पूरा किया जा सके। ठीक है ना। देखो क्या होता है, फिक्स कैपिटल फ्यूचर के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है, और जो वर्किंग कैपिटल होती है वो कम समय के लिए होती है। ठीक है ना। आपके बिजनेस के नेचर पर भी इफेक्ट करता है कि आपको कितने वर्किंग कैपिटल की नीड है। मतलब ऐसा है कि आपको हर महीने ज़्यादा नीड होती है तो आपको ज़्यादा कैपिटल की नीड होगी, यदि कम है तो कम की होगी। उसके बाद होता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, आप किस तरह के ऑपरेशंस चला रहे हो, वो भी जैसा अभी मैंने फिक्स कैपिटल में बताया। बिजनेस साइकिल, आपका साइकिल कैसा है, मतलब आप डिफरेंट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म। जैसे दिवाली आई, दिवाली के समय मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो उस समय मुझे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा नीड है। लेकिन जो ऑफ सीजन आता है तब मुझे कम पैसों की नीड होती है, तो वहाँ पर मुझे वर्किंग कैपिटल की कम नीड है। ठीक है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सीजनल फैक्टर, वही दिवाली वाला एक्सपेंस लिख सकते हैं कि पीक सीजन, उसके बाद ईद का लिख सकते हैं आप। ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्शन इनटू फिनिशिंग गुड्स। जैसे कार वगैरह बनती है, जब ये बनती है उसके बहुत टाइम बाद ये क्या होती है, मार्केट में आती हैं। तो ये जो होता है प्रोडक्शन साइकिल, वो भी डे टू डे के जो खर्चे हैं उन पर डिपेंड करता है। क्रेडिट अलाउस डिफरेंट फ्रॉम अलाउ क्रेडिट टर्म टू देयर कस्टमर। बहुत सारे कंपनीज होती हैं जो उधार में सामान दे देती हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि सामान आ जाता है, पैसा आपको थोड़े टाइम बाद देना होता है। क्रेडिट अवेल, जस्ट फिक्स्ड अलाउ क्रेडिट ऑफ कस्टमर ऑल्सो मे गेट क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ अवेल द क्रेडिट ऑफ परचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। यदि आप कोई चीज़ उधार में खरीद रहे हो, जैसे आप कोई कार वगैरह बना रहे हो, उसके जो पार्ट्स हैं आपने भी उधार में खरीद लिए, तो आपको भी उसकी कम नीड होगी। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन पे भी डिपेंड करता है। यदि आपका कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी, यदि कम है तो कम होगी। ठीक है, फिनिश। क्लियर। तो आज यहां पर मैंने आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।